सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 30 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। 30 जुलाई के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दोनों चीजें होंगी, आपको करंट अफेयर भी होगा और इसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी मैं आपको कवर करवाऊंगी। और ये वीडियो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें अभी हो रही है उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हेडलाइन के साथ। अगर आप लोगों ने अभी देखा कि पार्लियामेंट में जो मानसून सेशन चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारे जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपके जो भी न्यूज़ में चल रहा है वहाँ पे उस पे कवरेज मिल रहा है। तो पहला जो है आपका, ये मैंने कल भी आपको बता रखा है, ऑपरेशन महादेव। तो एज इट इज़ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन महादेव किस चीज़ से रिलेटेड है, या तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन है या फिर आपको किस तरह का है। तो ये आपको श्रीनगर में जो टेररिस्ट को एनकाउंटर करने के लिए मिशन को लॉन्च किया गया है। तो बस आपको ये याद रखना कि किससे इसका कनेक्शन है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका डीआरडीओ को लेके। डीआरडीओ जो है वो कंडक्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ प्रलय मिसाइल। अभी जो प्रलय मिसाइल है आपको, उसको क्या किया गया, इसको टेस्ट किया गया है। तो कहाँ से किया गया टेस्ट? ये उड़ीसा से किया गया। दो आपको बहुत फेमस है, एक तो श्रीहरिकोटा है जो कि आंध्र प्रदेश में, और दूसरा आपका उड़ीसा में है, कि आप चांदीपुर है, ठीक है। तो चांदीपुर से जनरली आपका जो डीआरडीओ का जो भी मिसाइल वगैरह होता है वहीं से टेस्ट किया जाता है। तो ये चांदीपुर है, कहाँ पे? उड़ीसा में। वहां से आपका ये लॉन्च टेस्ट किया गया है। तो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो स्टैटिक अगर देखते हैं डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ आपका कब बना हुआ था? 1958 में बना हुआ था। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में है। और ये मिनिस्ट्री भी याद रखना कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर इसको रखा जाता है। चेयरपर्सन कौन है आपके डीआरडीओ के? समीर वी कामत जो है आपको इसके चेयरपर्सन है। इसके अलावा देखते हैं प्रलय मिसाइल के बारे में। अगर डीआरडीओ के बारे में आपको पता है तो इसमें काफी सारे, जैसे कि आपने पटना निमोनिक सुना होगा, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट आपको जो है वो मिसाइल जो है डीआरडीओ का है, जिसमें आपको पृथ्वी है, अग्नि है, आपको त्रिशूल है, नाग है, और ये अग्नि प्राइम भी आपका इसमें आता है। तो देखते हैं, तो इसमें पहला जो है आपको प्रलय मिसाइल के बारे में देखते हैं कि क्या चीज़ है। कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है इसको। रेंज याद रखना कि हो सकता है कि स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, बट ये इसका रेंज शॉर्ट है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। तो प्रलय का रेंज भी याद रखना। दूसरा, ये किस तरह का मिसाइल है आपको? सरफेस टू सरफेस मिसाइल। नेक्स्ट न्यूज है आपको एनईपी को लेके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके। अब इसको लॉन्च हुए, ठीक है, 5 ईयर हो चुका है, तो काफी लंबा समय हो चुका है। और इसको ये जो एनईपी है आपको, ये एनईपी, एक तो एनईपी आपको 1980s में भी आया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है आपको ये 2020 वाला है, तो 34 साल के बाद एनईपी आया हुआ था, तो ये याद रखना। दूसरा इसमें है कि इसको चेयर्ड किसने किया था, किसके अंडर में आपको बना हुआ था? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अंडर में बना हुआ था। और ये कौन है आपको? फॉर्मर इसरो के चेयरपर्सन है, जिन्होंने पूरे इसको रोड मैप को तैयार किया हुआ था एनईपी के बारे में। इसमें कुछ एनईपी के अंदर कुछ फीचर्स हैं। एनईपी के कुछ फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका फॉर्मूला दिया गया 5+3+3+4, ठीक है। तो 5 जो है वो आपको किस चीज के लिए? फाउंडेशन के लिए। जो बच्चे आपको प्री प्राइमरी में होते हैं, चाहे आपको प्ले स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं, जो आंगनबाड़ी वाले स्कूल होते हैं, वो 5 वाले में आते हैं। 3 में जो आपको आते हैं वो प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे होते हैं, वो आते हैं। सेकेंडरी आपको 3 में अगेन आते हैं। और जो 4 वाला है, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चे आते हैं। तो अभी अगर आपने देखा होगा तो ग्रेजुएशन जो 4 साल का कर दिया गया। एक साल जो एक्स्ट्रा ऐड किया गया वो रिसर्च पर्पज के लिए ऐड किया, कि जो अगर फर्दर कोई पीएचडी पे जाना चाहते हैं, रिसर्च वर्क करना चाहता है, तो उसमें 1 साल का, जनरली 3 साल का ही ग्रेजुएशन होता है, बट उसमें 1 साल और ऐड कर दिया गया। ये किसके तहत आया? आपका एनईपी 2020 के तहत आया। और एनईपी 2020 में एक और चीज ऐड किया गया था, मदर टंग को प्रमोट करने की बात की गई थी। नेटिव लैंग्वेज जो है उसको भी प्रमोट करने की बात की गई थी, क्योंकि इसमें भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया होता, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मदर टंग को प्रमोट करना। क्योंकि जो खासकर जो आपको ट्राइबल एरिया है, जहाँ पे एजुकेशन बहुत हद तक पहुंच नहीं पा रहा है लैंग्वेज बैरियर की वजह से, तो वहाँ पे मदर टंग में लैंग्वेज देने, एजुकेशन देने की बात की गई थी। तो ये आपका एनईपी का है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा एनईपी में फोकस किया गया। और इसके अलावा जो है इसमें जो आपको इंटर रिसर्च है, इंटर सब्जेक्ट, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, उसको भी प्रमोट करने की बात की गई है। जैसे कि अगर आप देखोगे सेक, वैक, ये सब ऐसे कोर्सेज आपको ग्रेजुएशन में देखोगे लगाए गए हैं। तो ये इसका पर्पस यही है कि एनईपी 2020 में आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देने की बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज जो है आपको आईएमडी को लेके है। तो आईएमडी जो है आपको बना कब था? ये 1875 में बना हुआ है। तो बहुत ही पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ये।
अब इसमें न्यूज़ आपको रेनफॉल को लेके, बट हमें इसका स्टैटिक देख लेना कि कब से कब बना हुआ। तो 1875 में बना हुआ, इसका 150 साल हो गए, 150 ईयर हो गया 2025 में। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर 150 साल होता है या 75 साल होता है, इस तरह से अगर आपको लंबा टाइम अगर कोई रह रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे आपको क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे, आईएमडी का न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके चेयरपर्सन भी आप लोग याद रखना, डॉक्टर मृत्युंजय मोहोपात्रा जो यहाँ पे इसके चेयरपर्सन है। मिनिस्ट्री में कंफ्यूजन हो सकता है कि आईएमडी को लेके लगे कि इन्वायरमेंट के अंदर आता है, बट इसका मिनिस्ट्री आपका क्या है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आईएमडी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको इंटरनेशनल टाइगर डे को लेके। अब ये इंटरनेशनल टाइगर डे तो आपका 29 जुलाई को होता है, बट इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में क्या स्टेटस है टाइगर को लेके, क्या क्या कितने सारे आपके टाइगर रिजर्व हैं। तो बहुत सारे आपको 2 से 3 4 जो अभी रिसेंटली 2024 से 25 के बीच में 2 से 3 आपको टाइगर रिजर्व नए नए बने हैं, ठीक है। बट टोटल अगर आपको देखा जाए कि टोटल कितने आपके टाइगर रिजर्व है, लास्ट वाला आपका माधव है, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि ये जो टाइगर रिजर्व है वो कौन से स्टेट में, स्टेट का नाम मुझे बताना। तो 58 टाइगर रिजर्व है आपके टोटल। और पॉपुलेशन अगर टाइगर का इंडिया में देखा जाए तो 3682 इतने आपको पॉपुलेशन है। और बोला जाता है कि अराउंड वर्ल्ड का 75%, ठीक है, वर्ल्ड का 75% जो है वो पॉपुलेशन इंडिया में है, किस चीज़ का, टाइगर का। तो 75% टाइगर आपको इंडिया में मिलता है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको 1973 में आया था, जिसके तहत हमें क्या था, टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको प्रिजर्व करने के बाद कंजर्व करने के बारे में बात किया गया था। और आपको अगर पता हो तो नेशनल जो आपका एनिमल है वो कौन सा है, टाइगर ही है। बहुत लोग लॉयन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका निसार को लेके। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अब ये सैटेलाइट है जिसको आज 30 है, ठीक है, आज ही के दिन इसको लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाएगा। बट इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लॉन्च किसके द्वारा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, आपको इसरो और नासा ने दोनों मिलकर इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना है, छोटी छोटी चीजें जिसको नोटिस करना, देखना है कि जैसे कि आइस शीट का मेल्टिंग हो रहा है या फिर ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको नोटिस करना है। इवन ये ग्राउंड वाटर, क्योंकि बहुत ये ऐसा लग सकता है कि इतना माइन्यूट चीज कैसे ये नोटिस करेगा, तो ग्राउंड वाटर का भी स्टेटस देखने के लिए इसको जो है यूज किया जाएगा। इसके अलावा जो इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया, कौन सा इसमें जो है वो यंत्र यूज किया गया है, तो ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है, एसएआर। तो आपको पूछा जा सकता है एसएआर है क्या, तो ये रडार है, रडार सिस्टम है, सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम है, जो कि यूज किया गया है। इसमें 2 बैंड है, वो याद रखना आपको। ये एज इट इज स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि एल बैंड किसका है, एस बैंड किसने दिया है। तो एल बैंड जो है वो आप इसरो का है, और जो एस बैंड है वो किसके लिए, नासा के लिए। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडिया फाइनल मेडल टेली एट ब्रिटिश एंड आइरिस पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल। तो ये आपको इसमें इंडिया को कितना मेडल मिला है वो देख लेते हैं। 3 गोल्ड है आपको, 5 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। टोटल आपको इंडिया को 21 मेडल मिला है। नेक्स्ट न्यूज है आपका सीरिया को लेके। जैसे कि अगर आपने लास्ट वाला करंट अफेयर नहीं देखा जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको आप लोग चेकआउट कर लेना। तो वहाँ पे सोमालिया के बारे में मैंने बता रखा है कि सोमालिया को इंडिया ने रिसेंटली क्या किया, हेल्थ केयर जो भी इस तरह का फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश की, बहुत सारे मेडिसिन भेजा गया सोमालिया को। बट अभी सीरिया को लेके आ रहा है, सीरिया को भी हमने क्या किया, सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो सीरिया के बारे में स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। तो सीरिया जो है आपको मिडिल ईस्ट कंट्री है, ठीक है, ये मिडिल ईस्ट कंट्री में आता है। और ये सिविल वॉर के लिए बहुत फेमस है। आपको यहाँ पे सिचुएशन जो है वो काफी अनस्टेबल रहता है किसी न किसी रीजन की वजह से। इसका कैपिटल आपका डमस्कस है। और जो यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है वो कब से चल रहा है, आपको 2011 से, तो काफी लंबा समय से यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है। काफी काफी क्राइसिस वगैरह आते ही रहते हैं, बट इंडिया भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया का हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो इसका रिलेशन सीरिया के साथ कैसा है। तो सिंस एंशियंट टाइम, हमारा जो प्राचीन समय से हमारा सीरिया के साथ रिलेशन रहा है। इवन आप लोगों ने सिल्क रूट के बारे में समझ रखा होगा, जो कि आपको ग्रीस, चाइना, उसके अलावा पर्सिया। तो सिल्क रूट जो है वो आपको सीरिया होते हुए जाता था। ये बहुत एंशियंट रूट है जो कि आपको ट्रेड के लिए यूज किया जाता था। लैंड रूट है ये। तो ये बहुत पुराना रूट है जिसका पार्ट आपको सीरिया भी था एक प्राचीन समय में। इसके अलावा जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, एनएएम है, इसका मेंबर भी सीरिया रह चुका है। तो इसके हिस्टोरिकली ये दोनों चीजों पे इंडिया यहाँ पे सिमिलरिटी गेन करता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सीरिया का बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट न्यूज है आपको चीफ नेवल स्टाफ
आपके दिनेश के त्रिपाठी है। तो बस ये याद रखना कि अगर नेवल स्टाफ अगर पूछा जाए कि उसके चीफ कौन है, तो ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूज़ में चल रहा है ये 4 डे का ऑफिशियल विजिट कहाँ पे किया इन्होंने, जापान में किया। तो ये भी आ सकता है कि अभी जो चीफ नेवल स्टाफ है वो उनका विजिट कहाँ पे था, कौन सी कंट्री में था, तो 4 दिन पे तो जापान में था। बट उनका नाम याद रखना, दिनेश के त्रिपाठी। ये आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है सीबीआई को लेके। अब सीबीआई ने क्या किया, अभी अरेस्ट वगैरह किया, ठीक है, ये सब आपको ड्राइव लेते हुए किसी को कितने रुपए का, ये सब हमारे लिए अमाउंट वगैरह नहीं इंपॉर्टेंट रखता, किसको अरेस्ट किया ये भी नहीं। बट हमारे लिए ये है कि सीबीआई जो किस तरह का बॉडी है, कब बना हुआ था, कहाँ से ये पावर गेन करता है। तो सीबीआई आपको 1963 में बना हुआ, बट इसको पावर जो है, पावर कहाँ से डिराइव करता है ये आपको और स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो कि 1946 में आया हुआ है। तो इससे ये अपना पावर गेन करता है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। तो मिनिस्ट्री भी याद रखना, ना तो डिफेंस के अंदर आ रहा है, ना ही होम मिनिस्टर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आ रहा है। हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली में है। और इसके चेयरपर्सन कौन है आपके, प्रवीण सूद जो है इसके चेयरपर्सन है। तो चेयरपर्सन हमेशा याद रखना रहता है, क्योंकि वनडे एग्जाम में आपको आते हैं इससे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो आपको यहाँ पे संचार साथी मोबाइल ऐप को लेके, कि ये संचार साथी मोबाइल ऐप को पूछा जा सकता है किस चीज को लेके, या फिर मतलब किस कौन सा अवेयरनेस प्रोग्राम को फैलाने को लेके है। तो ये लैंग्वेज को लेके है, जिसमें हिंदी और 21 रीजनल लैंग्वेज है उसको क्या किया जाएगा, डाइवर्स रीजन में उसको फैलाया जाएगा। और इस मोबाइल के तहत जो है वो आप ट्रांसलेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो लैंग्वेज बैरियर है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका यहाँ पे मेघना देसाई को लेके है। इनका डिमाइस हुआ है रिसेंटली, और जो पीएम है उन्होंने क्या किया, अपना संवेदना व्यक्त किया है। बट इसमें ये है कि यहाँ पे है कौन आपके मेघना देसाई, क्योंकि पर्सनैलिटी करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से कनेक्शन रखते हैं। तो ये एक्टिव मेंबर थे किस चीज़ के, ब्रिटिश लेबर पार्टी के। जो ब्रिटिश लेबर पार्टी है उसके मेंबर वो 1971 से काफ़ी लंबे समय से थे। तो ये इंडिया और यूके का रिलेशन को काफ़ी इंप्रूव करने में इन्होंने हेल्प किया है। तो ये बस याद रखना, पर्सनैलिटी आपको इंडियन जो आपको ब्रिटिश लेबर और लेबर पार्टी है उसके मेंबर थे। अभी सिंपोजियम हो रहा है, मीटिंग हो रहा है आपको किस चीज़ को लेके। अब अगर आपने देखा तो यूनेस्को में रिकॉग्निशन किसको किसको मिला हुआ था, गीता और नाट्य शास्त्र। तो हमारे लिए, क्योंकि बुक एंड ऑथर से बहुत सारे सवाल आते हैं, कोई भी एग्जाम देते हो तो बुक एंड ऑथर से पूछा जाता है। तो भागवत गीता के बारे में आपको पता ही होगा कि महाभारत का ही जो है उसको अंश माना जाता है। नाट्य शास्त्र के बारे में नहीं पता होगा, तो ये आपको बहुत ही एंशिएंट टेक्स्ट है, पुराना किताब है, और ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। भरत मुनि के द्वारा ये बुक को लिखा गया था। और नाट्य शास्त्र जो है इसमें आपको थिएटर का, अगर आप देखते हो आज का जो प्रेजेंट डे थिएटर है उसके बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे, किस तरह से आपको एक नायक होना चाहिए, ठीक है, उसमें जो है कौन से कैरेक्टर किस तरह से उसको पोर्ट्रे करना चाहिए, कौन से जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ जो उसके जो उसके एलिमेंट्स होते हैं नाटक के थिएटर के, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, बहुत फुल डिस्क्रिप्शन मिलता है। और नाट्य शास्त्र को कभी कभी आपको फिफ्थ वेदा का भी उपाधि दे दिया जाता है। 4 वेदास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और 5वां वेदा जो है नाट्य शास्त्र को भी बोल दिया जाता है। ये बहुत पुराना है आपको। और नाट्य शास्त्र का जो रेफरेंस है वो बुक तो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बहुत उसमें है। बट इसके अलावा जो ये बुक आपको पेंटिंग के फॉर्म में आपको, जो तमिलनाडु का एक केव है वहां पे इसको डिपिक्ट किया गया है। इवन जो आपको अगर एक दो और केव है जहाँ पे इसको डिपिक्ट किया गया है नाट्य शास्त्र को। तो इसी को सिंपोजियम जो आपको 2 दिन का चल रहा है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में चल रहा है, जहाँ पे इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। अब मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो है सेंटर जो है बिहार में बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल नहीं, बस हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि कौन कौन से जगह पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये बनने वाला है। सबसे पहले इसको जो इम्प्लीमेंट करेगा वो कौन करने वाला है, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, NPDD, ठीक है, ये स्कीम है जिसके तहत करने वाला है। और ये डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, जिसको धाट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके तहत जो आप ये सारी चीजें होने वाली है, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना आप लोग, कौन से करने वाला है। बट ये हो कहाँ कहाँ पे रहा है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है वो भी देख लेती हूँ। जो ये प्रोसेसिंग यूनिट लगने वाला है आपका कोसी और सीमांचल वाला एरिया में लगने वाला है, यही स्कीम को कौन लॉन्च करने वाला है, NPDD के अंदर होने वाला है। इसके अलावा कहाँ है ये, बिहार में कौन कौन से एरिया में है, जैसे कि अगर देखोगे आप तो मधेपुरा में किया गया है, जिसमें जो मिल्क चिलिंग प्लांट होता है ठंडा करने के लिए, वो कैपेसिटी जो वो आपको लगाया जाएगा, प्लांट लगाया जाएगा, कहाँ पे, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और ये अनाउंस कब किया गया था, प्रगति यात्रा जो कि 2025 में हुआ था, वहाँ के सीएम ने किया था, उस टाइम पे ये बात किया गया इसके बारे में। इसके अलावा जो है आपका
प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वो भी लगाया जाएगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम के तहत लगाया जाएगा, कहाँ पे, खगड़िया में। और ये देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिल्क यूनियन जो है बरौनी, वहाँ पे भी इसको भी कवर किया जाएगा। तो ये तो जगह भी याद रखना है कि आपको कहाँ पे, ये बरौनी में है। पूर्णिया में भी आपको क्या करने वाला है, जो कोसी वाला एरिया, वहाँ पे भी ये प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात। तो प्लेसेस बस याद रखना है, तो पूर्णिया में है, एक मधेपुरा में, उसके अलावा बरौनी में आपने देखा है ऊपर, सहरसा और सुपौल जो है, मधेपुरा, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या करने वाले, कोसी मिल्क यूनियन जो है, ठीक है, जिसमें सुपौल विच हैज द प्रोसेसिंग प्लांट विद द कैपेसिटी ऑफ 2.00 LLPD, ठीक है, इतना इसका प्रोसेसिंग यूनिट का जो इसका कैपेसिटी है। तो यहाँ पे सुपौल में भी, तो ये जगह बस याद रखना कि कहाँ कहाँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कौन कौन सी जगह पे मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया, सहरसा में लगाया गया, सुपौल में और मधेपुरा में, ये सब कहाँ पे आता है आपको, कौन किसके अंदर आता है, तो कोसी यूनियन, जो आप कोसी मिल्क यूनियन है उसके तहत लगाया गया है। इससे क्या क्या फायदा, क्या क्या होने वाला है। इवन इसके अलावा भी जो है गवर्नमेंट के काफी सारे मिल्क को लेके, मिल्क प्रोडक्शन को लेके, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लेके बहुत सारे इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहे हैं। इसमें से कुछ नाम यहाँ पे आपको दिया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो ये पूछा जा सकता है, तो नाम से गोकुल है तो आप समझ जाओगे मिल्क प्रोसेसिंग से है, जिसके अंदर क्या क्या है, किस चीज के बारे में है, तो इम्प्लीमेंट करेगा डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन इंडिजीनियस, ठीक है, इंडिजीनियस लिखा है वो, पूरा ओवरऑल की बात नहीं हो रही, जो यहाँ का जो यहाँ से कनेक्शन रखते हैं आपको, इंडिजीनियस जो ब्रीड है, जेनेटिक अपग्रेडेशन की बात की गई है, और इन्हेंसमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ बॉर्नेस के बारे में बात किया गया। फिर उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, जिसको ये भी इंप्लीमेंट करेगा, किस चीज को, दो कंपोनेंट है इसमें, कंपोनेंट ए है जिसमें क्रिएटिंग स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्वालिटी ऑफ मिल्क टेस्टिंग, ये सब चीजों को डेवलप किया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प से। ये सब आपको ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ, ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये याद रखना प्लेसेस कहाँ कहाँ। और इसके अलावा अगर देखोगे तो बिहार में और कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम है, क्योंकि एग्जाम आपका रिसेंटली होने वाला है, उसके पर्सपेक्टिव से आप देख लोगे तो सात निश्चय, ठीक है, ये 2.2 है, पहला वाला आपको हो चुका है, 2.0 चल रहा है इसमें। इसके अंदर क्या क्या आपको डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें भी प्रमोट किया जाएगा, और गाँव जो है आपको सेल्फ रिलायंस उसको बनाने की बात की जा रही है। और यहाँ पे कुछ टारगेट डेटा दिए हुए, 7,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की बात हो रही है 2021 से 25 के बीच में। तो ये टारगेट एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टारगेट कब तक का है, तो 2025 तक का, 2025 चल भी रहा है, और ये 7,000 का है, तो देखते हैं लेट्स सी कि टारगेट ये कंप्लीट होता है कि नहीं होता। देसी गौपालन प्रोत्साहन, तो ये भी योजना है जिसमें इंडिजीनियस काउ के ब्रीड्स को क्या करेंगे, अब यहाँ पे योजना में सब्सिडी देने की बात की जा रही है, अप टू 75% किसको सब्सिडी दिया जाएगा, इसमें SC ST EBC को दिया जाएगा। यहाँ पे सारे लोगों को नहीं कवर किया गया, याद रखना, तो किनको दिया जा रहा है प्रोत्साहन, किसको दिया जा रहा है, SC ST EBC को दिया जा रहा है, और कितने परसेंट का, ये 75% का सब्सिडी दिया जा रहा है। समग्र भैंस पालन योजना, तो इसके अंदर क्या की, जो आपको हाई इल्डिंग जो मिल्क प्रोडक्शन वाला जो वेफेलोज है उसको, जैसे कि अब यहाँ पे नाम आपको दिया मोरा और भदवारी, ठीक है, तो नाम ही आपको एग्जाम में उठा के पूछ दिया जाएगा, मुद्दा और भदवारी जो है वो कौन सी किसके स्पीसीज है, काऊ है, गोट है, बफेलो है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, तो भाई याद रखना कि बफेलो का है, ठीक है। ये भी योजना बिहार सरकार का है। समग्र गांव गांव विकास योजना, इसके अंदर भी क्या है, सब्सिडी देने की बात की जा रही है, और ये भी 75% का कवरेज कर रहा है। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है, काफी सारा जो आपको क्वेश्चन आवर होता है, जो कि किसका पार्ट है आपका, लोकसभा, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो मुद्दा रखा गया, जिसमें बात किया गया है कि जो फार्मर के इंश्योरेंस को किस तरह से सुधारा जाए, फार्मर की कंडीशन को किस तरह से सुधारा जाए। तो यहाँ पे एक चीज जो बात हुआ है आपको, एक और चीज याद रखना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सब्सिडी इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा किस चीज पे दे रही है, तो फूड पे दे रही है, तो फूड पे सबसे ज्यादा आपका सब्सिडी जाता है। उसके अलावा MSP है, ठीक है, तो MSP में बात किया गया है कि गवर्नमेंट क्या करेंगे इसको, और किस तरह से और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, उससे क्या क्या हेल्प हो सकता है, तो जैसे प्रोडक्शन में हेल्प होगा, जो इनपुट कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाएगा, फिर फेयर प्राइसेस फार्म प्रोड्यूस को मिलेगा, और एडिक्वेट जो कंपनसेशन है, जैसे कि लॉसेज हो जाते हैं आपको, क्रॉप फेलियर हो जाता है ड्राउट की वजह से, फ्लड की वजह से, तो उन सारी चीज़ों को रोका जा सकता है, और प्रमोट किया जाएगा किस चीज़ को, डाइवर्सिफिकेशन को, ठीक है, बस ऐसा नहीं कि मोनोटोनस एक ही सिंगल क्रॉप को ग्रो करते जा रहे हो, इसमें आपको क्या करोगे, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मेडिसिनल प्लांट को, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की, फिशरी की बात की, तो इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने की बात किया गया। और इवन जो है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की जाती है, इंस्टीड ऑफ फर्टिलाइजर, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें उसके जगह पर नेचुरल फर्टिलाइजर, या जो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे एक MSP को है, जैसे जैसे कि आप देख रहे हो कि MSP का जो
का रेट है उसको क्या कर दिया गया, रिवाइज किया गया, इंक्रीज किया गया बहुत सारी चीज़ों पे। तो हमें डेटा नहीं याद क्या करना है कि कितना कितना अमाउंट का कितना मुनाफा होगा जो भी है। बट आप देख लो कि एमएसपी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि यहाँ पे पैडी लिखा हुआ है, बाजरा लिखा है, रागी लिखा है, मेज लिखा है, तूर लिखा हुआ है, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम, नाइगर सीड, कॉटन। ठीक है। अब एमएसपी के अंदर का टोटल कवरेज देखो कितने सारे क्रॉप्स के होते हैं, तो टोटल 23 क्रॉप होते हैं। कहीं कहीं आप लोग देखोगे देखोगे कि 22 लिखा होता है, बट अगर देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखोगे तो 23 क्रॉप ही लिखा हुआ है। तो टोटल आपके 23 क्रॉप है जिसपे एमएसपी दिया जाता है। और एमएसपी याद रखना कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि गवर्नमेंट को देना ही देना है, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। तो एमएसपी जो दिया जाता है उसके अंदर दो बॉडीज आते हैं आपको। एक तो रिकमेंडेशन देते हैं कि एक तो बॉडी जो है वो रिकमेंड करता है कि एमएसपी जो है वो देना चाहिए। तो रिकमेंडेशन जो बॉडी है उसका नाम क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको CACP बोलते हैं। तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है, स्टेटमेंट आपको फ्लिप करके पूछा जाता है कि ये आपको अप्रूवल होता है और ये जो है आपको रिकमेंडेशन जो बॉडी है। तो अप्रूवल वाले का नाम क्या है, जो रिकमेंडेशन वाले का नाम क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है। और जो अप्रूव करता है आपको एमएसपी को, उसका क्या नाम है, कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCEA। तो ये आपको अप्रूव करते हैं। ये आपका पूरा आज का करंट अफेयर था। इसके साथ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि प्रलय मिसाइल जो है इसको किसने डेवलप किया, नासा ने किया, इसरो ने किया, डीआरडीओ ने किया। तो इसका आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लिखना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना से जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो जो भी हो इस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करें, लोगों के साथ शेयर